Welcome back to the video learners. In this video we are going to discuss about testing Thomson model, the gold foil experiment. Okay, last time we have seen that according to Thomson there is a atomic model in which the model is spherical watermelon, and in which electrons are embedded like this, just watermelon model. This whole red part is known as positive sphere, and these dots are said to be electrons present inside the atom, and the magnitude of this red part, that means positive part, is equal to magnitude of this नेगेटिव पार्ट. ऐसा उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव पार्ट का मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव पार्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. ये बोला था थॉमसन ने. अब आते हैं हम लोग थॉमसन के मॉडल को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए. ओके, तो इस मॉडल में क्या हुआ, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए 1991 में जीजर और मार्सटन जो है, जो कि अर्न्स रदरफोर्ड के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने थॉमसन मॉडल को चेक किया. ठीक है, और उन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया था. गोल्ड फॉयल में उन्होंने चेकआउट किया. गोल्ड फॉयल लगभग 3 से 4 एटम थिकनेस था. सपोज दैट एक एटम इतना बड़ा हुआ तो 4 एटम के थिकनेस के बराबर इतना पतला सीट लिया, जो लगभग 4 से 5 एटम ही बस थिक था. अब उनका सोचना क्या था, थॉमसन मॉडल ने बोला जो एटम्स हैं वो दिख रहे हैं इस तरीके से स्फेरिकल, मतलब उसमें पॉजिटिव पार्ट हर जगह क्या है, एम्बेडेड है. पॉजिटिव पार्ट हर जगह है. अब उन्होंने किया था इस गोल्ड फॉयल में उन्होंने पास किया था अल्फ़ा पार्टिकल्स. तो अल्फ़ा पार्टिकल्स होता क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स होता क्या है, तो हीलियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो हीलियम 2 प्लस आयन को ही हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स बोलते हैं. इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि आयन्स बनते कैसे हैं. ठीक है, अभी बस अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है इसको समझ लीजिए. ओके, तो इसी अल्फ़ा पार्टिकल को उन्होंने भेजा था कहाँ पे, इस एटम्स में. उनका मानना ये था कि अल्फ़ा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज है और एटम के चारों तरफ भी पॉजिटिव चार्ज, तो हर एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इस तरीके से जाएगा तो सीधा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा अपने पोजीशन से. ऐसा हर उनका मानना था. जाएगा और हल्का सा डेविएट हो जाएगा. हर एक अल्फ़ा पार्टिकल जा कर के क्या होगा, हल्का हल्का डेविएट होगा, क्योंकि हर जगह क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल है. हर जगह पॉजिटिव पार्ट, हल्का सा डेविएशन देखने को मिल सकता, कोई भी स्ट्रेट जाएगा नहीं. लेकिन एक्चुअल फिगर जो था ये नहीं हुआ. एक्चुअल फिगर जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास कराया गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल सीधे सीधे पास हो गए थे. सीधे सीधे सारे के सारे क्या हो गए थे, पास हो गए थे. कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है हल्के एंगल से डेविएट किए थे. कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो ज़्यादा नज़दीक थे वो ज़्यादा एंगल से डेविएट किए थे. कुछ पार्टिकल और भी ज़्यादा एंगल से डेविएट किए थे. लगभग 20,000, in around 20,000, one particle which was moving towards the center वो रिटर्न बैक हुआ था, बाउंस बैक हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में. तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें, यहाँ पे लिखता है दे एम्ड अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एन एक्सट्रीमली थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल 4 to 5 एटम थिक था. अल्फा सिंबल particles are tiny positively charged particle emitted from certain radioactive element. पहले तो radioactive elements वो निकला था, बाद में इसको पता चला कि हीलियम 2 प्लस आयन के जैसा बिहेव करता है. Later in this chapter you will learn that alpha particle are actually nucleus of helium atom. वही है nucleus of helium atom जिसमें electrons है नहीं, containing 2 protons and 2 neutrons. According to Thomson model, the positive charge in the atom was spread out evenly, so the expected alpha particle to pass straight through gold foil or be deflected only slightly. डिफ्लेक्शन क्या होगा, हल्का सा बस होगा, बहुत ही थोड़ा हल्का स्लाइटली डिफ्लेक्ट होगा, या फिर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे चला जाएगा, क्योंकि इसका मास भी कुछ था, ऐसा उनका मानना था. लेकिन बट देयर टू सरप्राइज, while most particle pass through undeflected and some were sharply deflected. ज़्यादातर पार्टिकल क्या हो गए,
अनडिफ्लेक्टेड पास हो गया और कुछ कुछ स्लाइट डिफ्लेक्शन से पास हुए। एंड फ्यू इवन बाउंस बैक, फ्यू इवन कुछ बाउंस बैक भी हुए थे। तो ये बाउंसिंग बैक था लगभग 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल का बाउंसिंग था। दिस डिफ्लेक्शन फ्रॉम स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड स्कैटरिंग। इसी डिफ्लेक्शन को हम लोग स्कैटरिंग करते हैं, स्ट्रेट पाथ ना ट्रैवल करके वो इधर उधर मूव करेगा, इसी को स्कैटरिंग कहेंगे, जो कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सॉल्यूशन चैप्टर में, जहाँ पर टिंडल इफेक्ट दिखता है। हेंस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको दूसरे नाम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इतना जो सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इस एक्सपेरिमेंट से थॉमसन मॉडल जो है फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? थॉमसन मॉडल के थॉमसन मॉडल को अगर देखा जाए तो पॉजिटिव पार्ट तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में देखा जाए तो पॉजिटिव पार्ट केवल सेंटर में है, वैसा लगता है, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट के ही कारण जो है ये हीलियम-2 आयन डिफ्लेक्ट हो रहा था। क्योंकि हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहाँ पर ये हाई स्पीड से आ रहा था तो रिपल्सन के कारण वो डिफ्लेक्ट हुआ। जब वो एकदम बीच में चला गया तो रिपल्सन इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया कि वो बाउंस बैक हो गया। और तो और ये जो पार्ट है हमारे पास, ये बाउंस बैक तभी करा सकता है जब इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला गया कि सेंटर पे जो कुछ भी है, एटम का बहुत सारा मास वहीं पे कंडेंस्ड है और साथ ही साथ वो पॉजिटिवली चार्ज है। इससे ये कंक्लूज़न निकाला गया। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इसी बेसिस पे रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो फ्रॉम गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज़ नॉट स्प्रेड। जैसे कि थॉमसन मॉडल में स्प्रेड था, वैसा कहीं से स्प्रेड नहीं है। ओके, बट रिमेन्स कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीम स्मॉल रीजन कॉल्ड रीजन। तो एक पार्टिकुलर रीजन सेंटर पे मौजूद होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। उन्होंने प्रपोज किया अपना मॉडल, वो कहते हैं दिस, इसको हम लोग पॉस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी बोल सकते हैं। पॉस्टुलेट दैट मीन्स देयर ऑब्जर्वेशंस, यहाँ बोल सकते हो। मोस्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। क्यों एम्प्टी हम लोग ने ये कंक्लूड किया? क्योंकि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जो है ऐसे पास कर गए थे, सीधे सीधे पास कर गए थे, इसलिए उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ज़्यादातर स्पेस जो है वो खाली है, एम्प्टी है। ओके, as most alpha particle pass through gold foil without any deflection. The nucleus is dense, contains all positive charge and most of the mass of atom. न्यूक्लियस बहुत ही डेंस है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं कंडेंस्ड है, और तो और मोस्ट ऑफ द मास, ज़्यादातर मास यहीं पे है, तभी ये बाउंस बैक, मतलब उसको वापस धकेल के भेज सकता है, इतना उसके पास मास है। The electrons revolve around the nucleus somewhat like planets orbiting the sun. Hence, this model is also known as planetary model of the atom. तो यहाँ पर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे रहता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से एक फिक्स्ड पाथ में, ऐसा इस पाथ में, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट लाइक प्लैनेट वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ये किनका कहना था? रदरफोर्ड का कहना था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अब ये न्यूक्लियस और एटम के बीच का जो साइज का डिफरेंस था, उन्होंने कैसे इस बात को देखा? तो सपोज दैट आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो फुटबॉल लाइक करते होंगे। तो सपोज दैट एक फुटबॉल का ग्राउंड है, इस फुटबॉल के ग्राउंड में बीच में एक आप गोल्फ बॉल रख दो, तो वो गोल्फ बॉल जो है, गोल्फ बॉल वो बताएगा साइज ऑफ न्यूक्लियस, और ये पूरा का पूरा फुटबॉल ग्राउंड है वो साइज है एटम का। अब देखते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है वही, रदरफोर्ड फाउंड दैट न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, 10 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम। एटम का साइज जो होता है लगभग 1 एंगस्ट्रम, जिसको 10⁻⁻10 मीटर बोलते हैं, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 5 गुना छोटा है, मतलब 10⁻⁻10 ये है, तो ये 10⁻⁻15, जस्ट लाइक ये फिगर जो अभी भी मैंने आपको बताया। यू कैन इमेजिन दैट इफ़ एन एटम वेयर साइज ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, अगर क्रिकेट ग्राउंड का साइज के बराबर होगा, अबाउट 100 मीटर अक्रॉस, द न्यूक्लियस वुड बी टाइनी ब्लैक पेपर ग्रेन, एक छोटा सा गोलकी का दाना जितना बड़ा हो गया, एक फ्यू mm एट द सेंटर। तो वही मैंने यहाँ पर फुटबॉल का ग्राउंड और गोल्फ बॉल से हेल्प से किया। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है अब,
तो यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों को रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इससे हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही सारा का सारा पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है, ना कि पॉजिटिव पार्ट चारों तरफ स्प्रेड होता है, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से घूमते रहता है, ना कि इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, जस्ट लाइक थॉमसन मॉडल ने बोला था। तो इसीलिए थॉमसन मॉडल को डिसअप्रूव कर दिया गया। Okay, now the question is, can you calculate how many atoms would be needed to make a sheet of paper that is 1 mm thick, like one of your notebook? If the diameter of one atom is 10 raised to the power minus 10 meter and sheet is 0.1 mm, जिसको हम लोग 10 raised to the power minus 4 मीटर थिक भी बोल सकते हैं। ओके, तो सिंपल सा फंडा है, हम लोगों का थिकनेस ऑफ द पेपर डिवाइडेड बाय थिकनेस और डायमीटर ऑफ एन एटम, इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। डायमीटर ऑफ एटम कितना है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 होता है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको 10 का पावर 6 आएगा, तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ एटम। मतलब कि आप देख सकते हो जीरो, एक थीन शीट का थिकनेस के लिए, केवल और केवल थिकनेस के लिए इतने सारे एटम्स आपको देखने को मिलते हैं, थिकनेस के लिए केवल। तो सोचो एक लेंथ में कितना ज़्यादा एटम होगा, तो एटम इतने पूरा का पूरा सीट में कितना एटम होगा, तो वो ये तो बस उसका थिकनेस, मतलब कि जो चौड़ाई, जो सपोज दैट पेज होता है ना बुक का, हर एक पेज, इसका थिकनेस के बारे में, बस ये वाला थिकनेस के बारे में बतला रहा है कि वो 10 का पावर 6, मतलब 10 लाख एटम्स, ये थिकनेस में बस 10 लाख एटम्स हैं। तो सोचो एक लंबा पेज में कितने एटम्स होंगे, है ना इंटरेस्टिंग। आगे देखें, ऑब्जर्व फिगर 8.4 गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये जो हमारे पास फिगर 8.4 है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसी को ऑब्जर्व करने के लिए बोलता है। बोलता है प्रेडिक्ट द ऑब्जर्वेशन यू वुड एक्सपेक्ट इफ गोल्ड फॉइल इन एक्सपेरिमेंट वेयर मेड थिकर। अगर गोल्ड फॉइल को हम लोग ज़्यादा थिक लेते, मतलब कि हम लोगों ने लिया था लगभग 4 से 5 एटम थिकनेस, हम लोग और थिक ले लेते, मतलब और भी एटम्स का यहाँ पे लाइन बना हुआ रहता है इस तरीके से। You would expect if the gold foil in experiment were made thicker. Also draw a simple diagram to show observation you expect. Hint: compare thin foil versus thick foil. How does the thickness affect the change of heat the nucleus? Okay, जब thickness बढ़ जाएगा तो आप खुद ही सोचो ना कि एक सपोज दैट एक स्ट्रेट लाइन, अब जरूरी थोड़ी है कि हर एक एटम इसी तरह से एक ही लाइन में होंगे, एटम इस तरीके से भी स्टैक हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो अब सपोज दैट एक लाइन, एक अल्फा पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर नहीं टकराया, यहाँ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब कि पहले के केस में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था उस डिफ्लेक्शन से इस बार डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वही है यहाँ पर ड्राइंग जो है, सिस्टमैटिक डायग्राम, यहाँ पर थिन गोल्ड फॉयल वर्सेस थिक गोल्ड फॉयल का मैंने दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। जब थिन गोल्ड फॉयल से हम लोगों ने पास कराया तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो वो सीधे सीधे चले गए, ठीक है, लेकिन जब आप देख सकते हो जब थिक फॉल से पास कराया तो इतने ज़्यादा अल्फा पार्टिकल यहाँ पर नहीं आए जितने कि सेकेंड केस में आ रहे हैं। यहाँ पर थिक फॉल लिया गया, तो थिक फॉल में ज़्यादा डेविएशन, ज़्यादा एटम्स, ज़्यादा डेविएशन, मतलब कि बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल साइड में आ पाए। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, few अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक। मतलब कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में लगभग एक अल्फा पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक होता है। इस केस में 20,000 में नहीं, 12,000 या 10,000 में भी एक अल्फा पार्टिकल बैक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एटम्स यहाँ पर आ गए। देखो कि थिन फॉइल और तो ठीक है, मतलब एटम्स ज़्यादा होंगे, एक लाइन में ज़्यादा हो सकते हैं, और पास करने में सपोज दैट एक एटम जो है उसको तो पास कर लिया, लेकिन हो सकता है जब ये पास कर रहा हो दूसरे एटम के सेंटर की तरफ थोड़ा सा नज़दीक जाएगा तो ऑब्वियसली बाउंस बैक हो सकता है या डिफ्लेक्ट कर सकता है सेंटर के नज़दीक जाने से। सो दिस इज़ वाई यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखा, इस केस में डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखा और स्ट्रेट अल्फा पार्टिकल्स कम दिखे। मोस्ट अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, मोर अल्फा पार्टिकल यहाँ पर बोल रहा है, मोर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल एंड मोर अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक। तो सारा का सारा यहाँ पर मोर हो जाएगा, बस इसी तरह से आपको कंपेयर करके लिखना है आंसर। नाउ हमारे पास और क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन if alpha particle were replaced with negatively charged particle in Rutherford gold experiment? ओके, अब इस पार्ट में अगर हम लोग देखें तो
हम लोग को पूछ रहा है कि क्या होगा अगर अल्फा पार्टिकल को रिप्लेस कर देंगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन से। अब देखो तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत फास्ट मूविंग है, चूँकि खाली जगह था बीच में तो बहुत सारे पार्टिकल जो है अभी भी पास कर जाएंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट और कुछ पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, रिजल्टिंग इन कम्प्लीटली डिफरेंट स्कैटरिंग। यहाँ पर स्कैटरिंग बिल्कुल अलग होगी, सीधे सीधे बहुत सारा पाए जाएंगे। अब डिफ्लेक्शन जो हो रहा था न्यूक्लियस से दूर जा रहे थे, न्यूक्लियस की तरफ कुछ जाते हुए दिखाएंगे, एंड लाइकली फेलिंग टू रिवील डेंस न्यूक्लियस। और ऐसा होगा कि डेंस न्यूक्लियस को वो शो करना बंद करेंगे, वो शो नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी नो लार्ज एंगल स्कैटरिंग, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज एंगल स्कैटरिंग नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियस से भाग नहीं रहे हैं। दिस एक्सपेरिमेंट वुड फेल टू डेमोन्स्ट्रेट एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो ये डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं कर पाएगा, फेल कर जाएगा इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग पास कराते हैं अल्फा पार्टिकल के जगह पे। ओके, आगे क्वेश्चन है, रदरफोर्ड फाउंड दैट फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक शार्पली। कुछ अल्फा पार्टिकल जो शार्पली बहुत ही मतलब थोड़ा थोड़ा एंगल से नहीं, ज़्यादा एंगल से बाउंस बैक हुआ। हाउ डज दिस सिंगल सरप्राइजिंग रिजल्ट कंप्लीटली रूल आउट थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। ओके, यही बस ये ऑब्जर्वेशन कैसे इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग कैसे कह सकते हैं कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो पूरी की पूरी तरीके से डिसअप्रूव कर दिया जाए। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल पॉजिटिवली चार्ज वाज स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम। तो थ्रू थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था वो ऐसा बोला जा रहा था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था वो ऐसा बोला जा रहा था कि वो पूरे के पूरे चारों तरफ क्या है, स्प्रेड आउट है। ऐसा किसने बोला, थॉमसन ने बोला। देयर वॉज नो स्मॉल डेंस न्यूक्लियस, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई छोटा सा न्यूक्लियस वगैरह नहीं था, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। इफ़ देयर वेयर ट्रू, अगर दिस वेयर ट्रू, अगर यही केवल सच होता तो अल्फा पार्टिकल कुड ओनली सफ़र स्मॉल डिफ्लेक्शन, तो अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट जा रहे थे वो हल्का हल्का डिफ्लेक्शन उसमें दिखता इस तरीके से, करेक्ट है। द फैक्ट दैट सम अल्फा पार्टिकल वेयर रिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो हम लोगों ने थॉमसन रदरफोर्ड का मॉडल देखा तो इस तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं हुए, कुछ तो 90 डिग्री से इस तरीके से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। किस केस में, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, जब वहाँ पे बीच में क्या था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। Nearly all positive charge and mass were concentrated in tiny dense nucleus. Therefore, Thomson model could not explain observation that was rejected. उस ये जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन को थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता, इसीलिए उनके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर आप बोल सकते हो डिसअप्रूव कर दिया गया। इफ़ यू कुड आस्क रदरफोर्ड वन क्वेश्चन अबाउट हिज वर्क, व्हाट वुड इट बी। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया, अब बहुत सारी चीज़ आप उनसे पूछ सकते हो। अब आप पूछना क्या चाहते हो, आप ये भी पूछ सकते हो कि अल्फा पार्टिकल की जगह हम लोग प्रोटॉन क्यों नहीं लिए, प्रोटॉन भी तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। आप ये पूछ सकते हो कि हम लोग गोल्ड फॉयल ही क्यों लिए, हम लोग उसके जगह सिल्वर फॉयल भी ले सकते थे। आप ये पूछ सकते हो कि स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग गोल्ड फॉयल में हम लोग जो किए उसमें जिंक सल्फाइड का स्क्रीन क्यों लगाए, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आप पूछ सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप क्या पूछना चाहते हो। ओके, तो व्हाट मेड यू बिलीव दैट एक्सपेक्टेड बैकवर्ड स्कैटरिंग इज ओनली फ्यू पार्टिकल्स वाज इनफ टू प्रपोज एन एंटायरली न्यू मॉडल ऑफ एटम। आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थोड़े से पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट किए उसी से आप कैसे ये कर सकते हो कि आपको नया मॉडल देने का एक सुझाव आता है कि वो मॉडल जो पुराना थॉमसन वाला वो सही नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। वाई डिड यू चूज गोल्ड फॉयल फॉर एक्सपेरिमेंट, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिड यू एक्सपेक्ट डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, क्या आपने ये सोचा था एक्सपेरिमेंट करने से पहले कि आप न्यूक्लियस को ढूंढ पाएंगे। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन सम अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब अल्फा पार्टिकल को आपने देखा कि वो बाउंस बैक किया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, आगे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिख रहा है, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। ओ माय गॉड, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके एटॉमिक मॉडल दिया और उसमें भी कुछ लिमिटेशंस। चलो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्यों ऐसा और क्या हुआ ऐसा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज बेटर देन थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये तो नो डाउट एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि
थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बस थ्योरी पे बेस्ड था, जबकि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था. मॉडल इन एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट ऑफ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, हाउएवर इट हैड अ लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी. ये स्टेबिलिटी को दिखा नहीं पाया. अब देखो, मीट अ साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में कुछ लिखा हुआ है. ये भी नोबेल प्राइज जीतते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है. ओके, 1908 में. ओके, अब देखते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ओके, आप लोग फिजिक्स पढ़ते ही होंगे. फिजिक्स में आपने सर्कुलर मोशन जरूर पढ़ा होगा. तो सर्कुलर मोशन में अगर आप देखो, सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है. इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेंटर, लेट अस से, एंड देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ. और हम लोग बोल सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसका स्पीड को कांस्टेंट माना जा सकता है. स्पीड कांस्टेंट माना जा सकता है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट स्पीड से सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे ट्रैवल कर रहा है तो, लेकिन क्या उसका वेलोसिटी को कांस्टेंट माना जा सकता है? वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो पाएगा. क्यों कांस्टेंट नहीं हो पाएगा? क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे चेंज करता है, और हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर पाथ में, वो डायरेक्शन क्या होता है, जस्ट सेंटर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ जिसको हम लोग टेंजेंट भी बोल सकते हैं. ये टेंजेंशियल डायरेक्शन को शो करता है. हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन पे होता है हर एक पॉइंट पे, इन एट एवरी पॉइंट. करेक्ट है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि डायरेक्शन हर जगह पर चेंज हो रहा है. अब इसी चेंज के कारण हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है. और वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम को तो ही हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो इसीलिए कोई भी पार्टिकल्स अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो वो हमेशा और हमेशा एक्सेलरेटेड होगा. और एक्सेलरेशन कब आता है? सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद अ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसके पीछे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा. ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है उतना ही फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा? पीछे की तरफ लग रहा होगा. मतलब कि अब फॉरवर्ड फोर्स एंड बैकवर्ड फोर्स क्या है? वो बैलेंस्ड है. तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं इस जगह पर फोर्स क्या है बेटा? बैलेंस्ड है. फोर्स बैलेंस्ड है. लेकिन अगर यहीं पे आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे, इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे, तो ये स्पीड से चलने लगेगा और स्पीड से चेंज करने लगेगा. अब कहने का मतलब इसका यूनिफॉर्म मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म यानी कि एक्सेलरेट कराने के लिए हम लोगों को बाहर से फोर्स देना पड़ता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ताकि उसका स्पीड जो है वो चेंज हो जाए और उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए. तो हम लोग जब बाहर से फोर्स लगा रहे हैं मतलब कि हम लोग एनर्जी क्या कर रहे हैं? उसमें दे रहे हैं, अपना एनर्जी उसमें लगा रहे हैं. और अगर हम लोग एनर्जी कहीं पे भी लगाते हैं तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है. तो सिंपल सा अगर हम लोग कंक्लूजन पे आए तो कोई बॉडी को एक्सेलरेट कराना होता है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा एनर्जी देना पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी का लॉस होता है. तो इसी फंडे को, इस ये जो फंडा है, इसी फंडे को यहाँ पे फिट करते हुए हम लोग बोल सकते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल. ये मैक्सवेल अपना मैक्सवेल, ये नहीं क्रिकेटर मैक्सवेल नहीं, क्लार्क मैक्सवेल था. ठीक है. उन्होंने ये बोला, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कोई भी पार्टिकल्स अगर सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो वो एनर्जी हमेशा रेडिएट करते रहेगा. मतलब उसमें एनर्जी धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा. और अगर किसी में एनर्जी कम होते जाएगा तो बेटा इतना बड़ा सर्कुलर पाथ में तो वो घूम नहीं पाएगा. वो धीरे धीरे क्या होगा? उसका सर्कुलर पाथ जो है वो धीरे 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 सर्कुलर पाथ से अपना जो ओरिजिनल पाथ है उस ओरिजिनल पाथ से वो क्या करेगा? डेविएट करेगा. मतलब उसके पास एनर्जी कम होते जा रहा है तो उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वो न्यूक्लियस के नज़दीक आते जाएगा. कहने का मतलब वो स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा और एट लास्ट वो न्यूक्लियस के साथ जा कर के मिल जाएगा. ठीक है. लूजिंग एनर्जी वुड मेक इट स्पाइरल इनवर्ड एंड इवेंचुअली फॉल इनटू पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. अब ऐसा अगर हो गया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक साथ हो जाएंगे और ऐसे केस में स्टेबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी. लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि एटम्स तो स्टेबल होते हैं. रियलिटी में हम लोगों ने पढ़ा है एटम्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं. दैट इज़ वाई मैटर अराउंड अस स्टे इंटैक्ट. जो जहाँ पर है वहीं पर. दिस मीन दैट रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट. हाँ, ये करेक्ट था लेकिन कम्प्लीटली करेक्ट नहीं था. हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिमिटेशंस बोल रहे हैं बेटा.
व्हाट वी आर सेइंग लिमिटेशन मतलब खामियां, वी आर नॉट सेइंग डिसएडवांटेज, वो ख़राब था, बर्बाद था, ये नहीं बोल रहे, उसमें कुछ कमियां थी, हम लोग ये बोल रहे हैं। एंड न्यू एक्सप्लेनेशन वाज नीडेड टू डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन मोशन विदाउट कोलैप्सिंग इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तो हम लोग को बहुत अच्छा मिल गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं ये हमें अभी भी नहीं मिला। तो इसको इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के लिए हम लोग एक नया मॉडल देखेंगे, नए मॉडल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, यहाँ पर बट बिफोर वी कम टू दैट यू नीड टू नो, और उस मॉडल को जानने के लिए हम लोगों को डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है लर्नर्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।